नमस्कार। मेरे चैनल योग ऑफ ऑथर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है ज्योति। चलिए तो शुरू करते हैं। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था। जब बहुत सी जलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह न जाने किस लिए किया। घर में भूनी भांग नहीं, चले थे ब्याह करने। वह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में भी बुरी न थी। दो एक आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को न छोड़ सकी। और यह सारा क्रोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों अभी किसी लायक ना थे। अगर यह तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर देती वह रोटी कपड़ा दे देता। जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर वह कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3-3 बच्चों के होते से यह क्या सूझी। मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता। गायों भैंसों की सानी पानी दुहना मथना यह सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह सीधा ना होता था। वह रोज एक ना एक खुचड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का यह भार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारे का सर्वनाश ही कर दिया। ना खाने का सुख मिला, ना पहनने ओढ़ने का, ना और किसी बात का। इस घर में क्या आई मानो भट्टी में पड़ गई। उसकी वैधव्य साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता था, और उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मृदुता जलकर भस्म हो गई थी। पति के पीछे और कुछ ना तो बूटी के पास 400-500 गहने थे, लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितनी ही औरतें थीं जो उससे जेठी होने पर भी गहने झमकाकर, आँखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए अब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती और यह सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। कुत्सा में उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल ना पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी। फिर यह कैसे संभव था कि वह मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाल ले। ज्यों ही मोहन संध्या समय दूध बेचकर घर आया, बूटी ने कहा, देखती हूँ तू अब सांड बनने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा। कैसा सांड? बात क्या है? तू रुपया से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा सांड? तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दे तो लाऊंगा। अपनी धोती रंगने को दी, उससे रंगाई मांगता। मोहल्ले में एक तो ही धन्ना सेठ है और किसी से उसने क्यों ना कहा। यह वह जाने, मैं क्या बताऊं। तुझे अब छैला बनने की सोचती है। घर में भी कभी कभी एक पैसे का पान लाया। यहाँ पान किसके लिए लाता? क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए? मैं न जानता था तुम पान खाना चाहती हो। संसार में 1 रुपया ही पान खाने जोग है। शौक श्रृंगार की भी तो उम्र होती है। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनों का महत्व ही क्या। जिस त्याग कल्पना के बल पर वह स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, उस पर इतना कुठाराघात।
इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मढ़ दिए। नहीं, अभी वह है कै दिन की। चाहती तो आज वह भी ओट लाल किए, पाँव में महावर लगाए, अनवट बिछुए पहने मटकती फिरती। यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया, और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चूहिया सी लगे। फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चीथड़े पहनने के दिन है। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से 2 ही 4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती, तुम लोगों का कहीं पता ना लगता, गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू ही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई की। अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कोटनी मेरे लड़के को मुझसे छीने लेती है। रांड से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सौत बनाकर छाती पर बैठा दे। मोहन ने व्यथित कंठ में कहा, अम्मा, ईश्वर के लिए चुप रहो। क्यों अपना पानी आप खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। तू आज से यहीं आंगन में सोया कर और गायें भैंस बाहर पड़ी रहेंगी। पड़ी रहने दे, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? हाँ, तो मैं यहाँ ना सोऊंगा, तो निकल जा घर से। हाँ, तेरी यही इच्छा है तो निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने ना आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले। अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रुपया ने उसके रूखे जीवन में एक स्निग्धता भर ही दी थी। जब वह एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था, जीवन कुछ सूना सूना लगता था, रुपया ने नव बसंत की भांति आकर उसे पल्लवित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करना होता पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता। सोचता, उसे क्या दे दे कि वह प्रसन्न हो जाए। अब वह कौन मुँह लेकर उसके पास जाए? क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना किया है? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रूपा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे 100 गाहक निकल आएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था वह तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राण में बसा हुआ था। मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी हो जाए तब भी मोहन हो, मजूरी करो तब भी मोहन हो। उसी रुपया से आज वह जाकर कहे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वह रुपया के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह न सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही। इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसी अच्छी बीड़ी लगाती है। कहीं अम्मा सुन पावें कि वह रात को रुपया के द्वार पर गया था तो प्राण ही दे दे। दे दे प्राण। अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिली जाती है। ना जाने क्यों रुपया से इतना चिढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंग कर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। रुपया आ रही है। हाँ, वही है। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा। रुपया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी, कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी।
उसके प्राण मानो बाहर निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो गया है। केवल वह एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिपटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। रुपया ने कहा, अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला, हाँ, जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त क्या करने आई? कहीं अम्मा देख लें तो मुझे मार ही डालें। तुम आज क्यों नहीं आए? आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? कहती थी रुपया से बोलेगा तो मैं प्राण दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं रुपया से क्यों चिढ़ती हो? अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, वह किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा जी तो ना मानेगा। ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो, बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। और अम्मा जो बिगड़ेंगी तो मैं समझ गई तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मेरा बस होता तो तुमको अपने प्राण में रख लेता। इसी समय घर के किवाड़ खटके। रुपया भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था। वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में जी ना लगता था। मोहन को देखते ही वह साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, धोती बहुत मैली हो गई है सोहन, धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई। धोबी पैसे मांगती है तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा कौन पैसे दिए देती है, तो मुझसे ले लो। यह कहकर उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते रहते थे। बहुत दिनों बाद आज उसने स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला। इकन्नी उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोलकर ले चला। मोहन ने कहा, रहने दो, मैं इसे लिए जाता हूँ। सोहन ने पगहियाँ मोहन को देकर फिर पूछा, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया था। इसमें क्या रहस्य है, यह मोहन की समझ में नहीं आया। बोला, आग हो तो रख आओ। मैना सिर के बाल खोले आंगन में बैठी घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और अंचल से बाल छिपाकर रसोई घर में बर्तन उठाने चली। मोहन ने पूछा, क्या खेल रही थी मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ नहीं। तू तो बहुत अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा बना देखूं। मैना का रुआं सा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल गई। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहाँ भय था वहाँ विश्वास चमक उठा। जहाँ कटुता थी वहाँ अपनापा झलक पड़ा। चारों ओर चेतनता दौड़ गई। कहीं आलस्य नहीं, कहीं खिन्नता नहीं। मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ है। उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा है। मैना घरौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नेवता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। जब भैया पानी मांगे तो वह लोटे को राख से खूब चमाचम करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लेगी? 1 पैसे के बतासे लूँगी और 1 पैसे का रंग। जोड़े तो रंगे जाएंगे कि नहीं? तो 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा। हाँ, 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को विवाह का न्योता देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का झांवा लिए आ पहुंची।
मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती ही हो रही है, भैंस कब दुही जाएगी। आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भरा जवाब ना दिया, जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झावा उसके सिर से उतार लिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दो, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो, मुझे क्यों नहीं बुला लेती। माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है। गोबर निकालने का काम मेरा है, और दूध कौन दुहेगा, वह भी मैं करूँगा। तू इतना बड़ा जोधा है कि सारे काम कर लेगा। जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा, तो मैं क्या करूँगी। तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है, मेरी सुनता है कोई। आज मोहन बाजार से दूध पहुँचा कर लौटा तो पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या। इस तरह उड़ावेगा तो क्या दिन निभा होगा। मैंने तो एक पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा। पहले मैं समझता था तुम पान नहीं खाती ही नहीं, तो अब मैं पान खाऊंगी। हाँ और क्या, जिसके दो दो जवान बेटे हों, क्या वह इतना शौक भी ना करे। बूटी के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोपल थी, उसके अंदर कितना रस था। उसने मैना और सोहन को एक एक मिठाई दे दी और एक मोहन को देने लगी। मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा, और तू तो बूढ़ा हो गया है। क्यों। उन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वह केवल मिठाई का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुके थे। मोहन को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई दोने में बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, यह ले ले। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा, वह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है। उसने आधी मिठाई सोहन और आधी मोहन को दे दी, फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भाग की पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही, वह लड़के के राज में मिली। पानदान में कई कुल्हियाँ हैं, और देखो दो छोटी छोटी चिमचियाँ भी हैं। ऊपर कड़ा लगा हुआ है, जहाँ चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे। जो ही मोहन बाहर चला गया, उसने पानदान को मांज धोकर उसमें चूना कत्था भरा, सुपारी काटे, पान को भिगोकर तश्तरी में रखा, तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैधव्य की कटुता को स्निग्ध कर दिया। मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता बन जाती है। अब वह घर में नहीं बैठ सकती। उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ था। उसने उसमें मुंह देखा। होंठों पर लाली है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कह दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, रस्सी टूट गई है तो बनवा लो। आज उसने धनिया को रस्सी निकालकर प्रसन्न मुख से दे दी और सद्भाव से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया। धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो चल जरा देखूं, दांत ही हैं कि कुछ और फसाद है, किसी की नज़र बज़र तो नहीं लगी। अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसी की आंख फूटी हो। चौचार लड़कों को नज़र का बड़ा डर रहता है। जिसने चुमकार कर बुलाया झट उसी की गोद में चला जाता है। ऐसा हंसता है कि तुमसे क्या कहूँ। कभी कभी माँ की नज़र भी लग जाया करती है।
ए नौज काकी, भला कोई अपनी लड़कों को नज़र लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं, नज़र आप ही लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। तू अकेली है, आजकल घर के काम धंधे में बड़ा अंडस होता होगा। नहीं काकी, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरी मरण हो जाती। बूटी को आश्चर्य हुआ। रुपया को उसने केवल तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ की, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को संभालती है। गाढ़े समय कौन किसी की बात पूछता है काकी? उसे तो अपने मिस्सी काजल से छुट्टी न मिलती होगी। यह तो अपनी अपनी रुचि है काकी। मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी भक्तिन ने ना दिया। बेचारी रात भर जागती रही। मैंने कुछ दे तो नहीं दिया। हाँ, जब तक जीऊँगी उसका जस गाऊँगी। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, किनारदार साड़ियाँ कहाँ से आती हैं। मैं इन बातों में नहीं पड़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने को किसका जी नहीं चाहता। खाने पहनने की यही तो उम्र है। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ा कर देखा, नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनिया लाकर उसे झलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनिया मुझे दे दे। मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तू दिन भर यहाँ काम धंधा करती है, थक गई होगी। तुम इतनी भली मानस हो और यहाँ लोग कहते हैं वह बिना गाली के बात नहीं करती। मारे डर के तुम्हारे पास ना आई। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते। मैं आंखों की देखूं मानो कि कानों की सुनी। कह तो दी होगी, दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर से मुंह फेर लेती, मुझे जलाती, मुझसे ऐंठती। इसे तो जैसे कुछ मालूम ही ना हो सकता है कि मोहन ने इसमें कुछ कहा ही ना हो। हाँ, यही बात है। आज रुपया बूटी को बड़ी सुंदर लगी। ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार ना करेगी तो कब करेगी? शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब नहीं। उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है। जैसे अपनी रूप की दुकान सजाए राह चलतों को बुलाती हो कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, नहीं बल्कि और अच्छा लगता है। इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना ही मन भी सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रूप का बखान करें। किसी दूसरों की आंखों में छुप जाने की लालसा नहीं होती। बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका, फिर भी यह लालसा उसे बनी हुई है। कोई उसे रस भरी आंखों से देख लेता है तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है, जमीन पाँव पाँव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। उस दिन से रूपा प्राय तो एक बार नित्य बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को यह जोगिया भेष अच्छा नहीं लगता, यह भेष तो हम जैसी बूढ़ियों के लिए है। रूपा ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी काहे से हो गई अम्मा? लोगों को इशारा मिल जाए तो भौरों की तरह तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगेंगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो बूढ़ी हो गई, तो क्या तेरे दादा भी जवान बैठे हैं? हाँ, ऐसा बड़ी अच्छी मिट्टी है उनकी। बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देखकर पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूं? रूपा लजा गई, मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे जुटा, मैं रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।